जनरली वी इन्वेस्ट एनीवन हाँ। जो अभी बिजनेस शुरू कर रहा है और जो बिजनेस स्केल कर रहा है. इट्स नॉट ओनली अबाउट द फंडिंग, इट्स अबाउट द एडवाइजिंग. फाउंडर सबसे बड़ी कॉमन मिस्टेक क्या करता है? रॉन्ग वैल्यूएशन पे बात करता है, रॉन्ग टाइमिंग पे करता है, रॉन्ग बिजनेस मॉडल ही होता है। सर आज जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम फाउंडर्स के साथ है हाँ। वो है इम्पेशंस. आपको विलास में इन्वेस्ट करना चाहिए, कैसे इन्वेस्टमेंट कैसे काम करता है इसमें? ब्रांड बिल्डिंग इज एन एक्सपेंसिव एक्सरसाइज, यू नो. ब्रांड अगर आप बिल्ड करने पे जाते हैं तो ब्रांड बिल्डिंग आपको डायरेक्ट रेवेन्यू नहीं देती. तो आपको लगता है कि आज जीरो इन्वेस्टमेंट पे कोई भी बिजनेस शुरू कर सकता है? बिल्कुल. इन्वेस्टर सबसे पहले ये देखेगा कि आपके बिजनेस में स्केलेबिलिटी है या नहीं, दैट इज वन. दूसरी चीज, आप CM1 पॉजिटिव हो या नहीं. क्या होना चाहिए उसके पास? एक ऐसा कि पैसा नहीं है बट क्या अंदर से होना चाहिए कि वो बिजनेस शुरू कर पाए? सर मैं बड़ा सिंपल कहता हूँ, या तो कोई नया प्रोडक्ट ले आओ या कोई एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को नए तरह से प्रेजेंट कर दो. कॉमन सक्सेस थिंग क्या होती है सक्सेसफुल लोगों में? परसिस्टेंस. तो बता, मोबाइल साइलेंट पे रहता है सबका। प्रशांत सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका थैंक यू सो मच. द फाउंडर्स ड्रीम में। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग हियर. कैसे हैं सर आप? आई एम वंडरफुल, आई एम गोइंग गुड. यू टेल हाउ द थिंग्स आर गोइंग. सुपर सर, आपको देख के खुश हो गए। सीए को देख के खुश होना पड़ता है एक बिजनेसमैन को। तो सीए का काम ही यही है, बिजनेसमैन खुश तो सीए खुश. एब्सोल्युटली। वी आर लाइक डॉक्टर्स और लॉयर्स. तो सर 18 साल की जर्नी हो गई है, सीए से लेकर एक एंजल इन्वेस्टर तक का सफर कैसा रहा सर? मल्टीपल वर्टिकल्स, multiple landscapes. Of course, started as a banker. Post qualification, I worked into the banking industry. Then got into the practice. Then in between years, I have mentored many of CA aspirants. बहुत से CA students को पढ़ाया. Almost 2500 students को mentor किया. Then I went into the raising finances for the SME people. Then went into the real estate. Of course, mentoring the people who are there. So when I talk about the real estate may we started doing the franchisee work and the writing work. Then and in the end we launched Sunicon Ventures, जहाँ पर we are raising funds for the startups. Launched our own fund, own angel trust fund. So overall journey was wonderful. Mentored almost 400 founders till date about how to build business, how to build brands, how to raise finance, how the valuation should be pitched up to the investors. तो अभी आप फाउंडर्स टीम में आए हैं तो सर बहुत लोग आपको देखेंगे, तो आप किन लोगों को फंड करते हैं? Generally we invest anyone हाँ। जो अभी बिजनेस शुरू कर रहा है और जो बिजनेस स्केल कर रहा है. इट्स नॉट ओनली अबाउट द फंडिंग, इट्स अबाउट द एडवाइजिंग. फंड करना ऑलवेज कम्स एट अ लेटर स्टेज. एडवाइस कम्स एट द इनिशियल स्टेजेस. जनरली व्हाट हैपेंस, फाउंडर आता है डायरेक्टली फंड लेने या पैसा रेस करने के लिए. पैसा रेस करना लेटर स्टेज है. किस वैल्यूएशन पे पैसा लेना चाहिए, कितना डाइल्यूशन करना चाहिए, पैसा लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, दैट इज द रियल वर्क ऑफ एन एडवाइजर. करेक्ट. So that is the stage where a founder approaches us, meets us to understand कि कितना डाइल्यूशन होना चाहिए, पैसे को रेस करना है या नहीं करना, किस वैल्यूएशन पे रेस करना है. करेक्ट सर। तो दैट इज आवर मेन वर्क, मेन कोर वर्क. हर आदमी की जिंदगी में ना टर्निंग पॉइंट आता है जिससे वो लाइफ सक्सेस, उसको लगता है मेरी लाइफ अब सेट है, मैं इसी लाइफ को आगे बढ़ाता रहूंगा, कंटिन्यू इसी प्रोफेशन को आगे बढ़ाता रहूंगा। तो वो डिफाइनिंग और टर्निंग पॉइंट क्या था आपकी लाइफ में जिसकी वजह से आप एक एंजल इन्वेस्टर या फिर आपकी लाइफ सक्सेसफुल की दौड़ में आ गई हो? So what I see during my journey, you meet any entrepreneur, any founder, they need advice on multiple fronts. It starts from incorporation of a company. Then it went into the managing day-to-day operations in terms of the finance, accounting, and that stuff. Then getting into the valuation, then raising the funds, then building the brand, then marketing, then scaling up, then of course getting into the SME IPOs or IPO stuff. These are different stages of an founder. करेक्ट। हर एक फ्रंट पे they need advice और हर एक फ्रंट पे getting right advisor is a difficult task in India. राइट। What we did in the last 10-15 years, हमने हर एक स्टेज को क्रैक किया, हमने हर एक स्टेज पे टीम बिल्ड की, so that we can provide advice for each vertical, for each stage, and this is remained our core today. Even if a founder approaches us today for the IPO stuff, yes, we are there. Even if a founder approaches us to incorporate a company, yes, we are there.
advising them which structure to be followed, how many directors to be kept, how many shareholders to be kept. So शुरू से लेकर आखिर तक एक फाउंडर को एडवाइस मिल जाए, दैट इज द कोर डिफाइनिंग मेथोडोलॉजी विच एक्चुअली हिटेड इनटू माय माइंड कि बॉस ये डिलीवर करना है मार्केट के अंदर। सिर्फ एक वर्टिकल में जाकर, एक स्टेज में जाकर आप पूरी जर्नी को सक्सेसफुल नहीं बना सकते। तो दैट वाज द कोर आइडिया। सर आप भी अपना पर्सनल ब्रांड बिल्ड करना चाहते हैं, तो आज के टाइम पे मुझे ये बताइए कि पर्सनल ब्रांड बिल्ड करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या कंपनी ब्रांड बिल्ड करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? सर दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है। देखिए ब्रांड बिल्डिंग इज एन एक्सपेंसिव एक्सरसाइज, यू नो। ब्रांड अगर आप बिल्ड करने पे जाते हैं तो ब्रांड बिल्डिंग आपको डायरेक्ट रेवेन्यू नहीं देती, वेयर एज जब आप बिजनेस बिल्डिंग की बात करने जाते हैं तो आपको डायरेक्ट रेवेन्यू देती है। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ फाउंडर who is into, let's say, in the business of watches, smart watches, right? वो स्मार्ट वॉचेस का धंधा शुरू करता है, उसके दो ऑप्शन है, या तो वो अपना ब्रांड बनाए या वो अपने स्मार्ट वॉच को पहले बेचकर पैसा कमाना शुरू करे, अपना जो बिजनेस है उसको मार्केट में पोजीशन करे। सब पहले उसे बिजनेस बिल्डिंग की और बिजनेस ब्रांडिंग की ओर जाना चाहिए। पहले मार्केट में प्रोडक्ट बेचो, पैसा कमाओ, प्रोडक्ट को वैलिडेट करो, उसके बाद once you have enough money to spend on personal branding, then an founder should invest on personal branding. बाद में उसको पर्सनल ब्रांडिंग पे करना ही चाहिए। अच्छा, तो आज 2025 से लेकर 2030 तक सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी कौन सी देखते हो सर आप इंडियन इको स्टार्टअप सिस्टम के अंदर? सर मल्टीपल है। हाँ, आई स्टार्ट फ्रॉम द क्लाइमेट टेक। क्लाइमेट टेक वुड बी कमिंग अप एज द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी। In fact, we have launched a separate fund for the climate tech companies because India is targeting net zero by 2070. हमें कार्बन एमिशंस जीरो करने हैं। आप और हम अभी पॉल्यूशन का लेवल तो देख ही रहे हैं। हैं। आ गए हैं सारे, गुड़गांव में तो सारे बादल नीचे हैं। So entire Indian government is targeting net zero by 2070. Correct. So I'm sure whichever industry जिसका ultimate impact would be towards, you know, minimizing the carbon emissions, that would be the golden opportunity for any investor, be it the climate tech companies. Climate tech companies को मैं थोड़ा सा डिफाइन करूं तो that would be an EV company. EVs हो सकता है, that again be renewable energies. उसके अलावा हेल्थ टेक। हेल्थ टेक इज एन एरिया जो अभी बहुत अनटैप्ड है, स्पेशली इन टीयर 2 टीयर 3। टीयर 1 में तो वी हैव फैसिलिटीज अवेलेबल, पर टीयर 2 टीयर 3 जहां मेरा 80% पॉपुलेशन डोमिनेंस है, दैट इज स्टिल अनटैप्ड। तो अगर वहां आप हेल्थ टेक ग्रो कराते हैं या आप हेल्थ टेक का बिजनेस आप लेके जाते हैं तो दैट हैज रियली अ गुड पोटेंशियल इन दैट। कोई अभी कर रहा है, कोई जा रहा है, कोई स्टार्टअप है साथ? बहुत से स्टार्टअप्स हैं जो ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं, फंडेड है। इसके अलावा भी आप जाएंगे तो जैसे ड्रोन लॉजिस्टिक्स भी अब शेप चेंज कर रहा है। अर्लियर इट यूज्ड टू बी आपका 2-व्हीलर वाला, पहले शुरू हुआ था कोरियर के बाद आपका राइडर्स के थ्रू हुआ, नाउ इट इज मूविंग टुवर्ड्स ड्रोन लॉजिस्टिक्स। तो ड्रोन बिजनेस इट इज कमिंग अप एज अ बिग अपॉर्चुनिटी फॉर द इंडिया। Then of course any tech startup which is AI enabled, that has lot of potential in it. तो सर आज अगर आप इतने फाउंडर से मिलते हो, ऑलरेडी बात करते हो, बिजनेसेस में डील करते हो, तो फाउंडर सबसे बड़ी कॉमन मिस्टेक क्या करता है? रॉन्ग वैल्यूएशन पे बात करता है, रॉन्ग टाइमिंग पे करता है, रॉन्ग बिजनेस मॉडल ही होता है? सर आज जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम फाउंडर्स के साथ है, वो है इम्पेशंस। ठीक है, थोड़ा डिफाइन करना है इसको, एक एग्जांपल भी देना। पेशेंस इज की, राइट? फाउंडर्स फंड्स रेज करने आते हैं, वो ज्यादातर फाउंडर्स हमारे पास आते हैं आइडिएशन स्टेज पे। अभी तक कोई धंधा नहीं बनाया, अभी सिर्फ एक आइडिया है माइंड में कि हम ऐसा कुछ कर सकते हैं, बट दे हैव नॉट बिल्ट एनी बिजनेस अराउंड। पैसा नहीं मिलता। पैसा उठाना है तो सबसे पहले आपको अपना बिजनेस बनाना पड़ेगा। बिजनेस बनाने के बाद कस्टमर्स लाने पड़ेंगे, कुछ रेवेन्यूज लाने पड़ेंगे, देन ओनली यू विल बी एबल टू रेज फंड्स। तो कितना रेवेन्यू होता है, मतलब किस स्टेज पे मिल जाता है? मतलब कोई 1-2 करोड़ भी कर दे तो भी फंड्स मिल जाते हैं इजीली, या कुछ एक मिनिमम टारगेट होता है, या फिर सिर्फ एक इन्वेस्टर एक फाउंडर को देखता है कि हाँ भाई या तो कर लेगा, या फिर IIT IIM से है?
थोड़ा सी अगर एलोबरेट कर दोगे इसको एक सही माइंडसेट पे। सर 2021-22 की बात करूं हम्म, तो 2021-22 में फंड्स मिलते थे आपको आपकी टॉप लाइन पे यानी कि सेल्स पे। ठीक है। अगर आपका बिजनेस ऐसा है जहां पर आप सेल्स पुश कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो, हम्म, आपको फंड्स मिल रहे थे। फॉर एग्जाम्पल जोमेटो, हम्म, स्विगी, पेटीएम, ये सभी उसी टाइम के बने हुए स्टार्टअप्स हैं। आप देखोगे तो उन्होंने टॉप लाइन पे बहुत ग्रो कराया। दे हैव वेंट अप टू 60,000 crore इन गुड 4-5 years, बट डाउन द लाइन दे वर मेकिंग लॉसेस, हम्म, जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स वुडंट मेक मनी। हम्म, आज जो पैसा मिलता है वो मिलता है ऐसे बिजनेस को जो प्रॉफिटेबल हो, करेक्ट। जो एबिटा पॉजिटिव हो सके। हम्म, आप फंड लेने जाते हो, इन्वेस्टर सबसे पहले ये देखेगा कि आपके बिजनेस में स्केलेबिलिटी है या नहीं, दैट इज वन। हम्म, दूसरी चीज, आप CM1 पॉजिटिव हो या नहीं। हम्म, CM1 पॉजिटिव का मतलब है आपका सेल प्राइस माइनस जो उसको बनाने के खर्चे हैं और जो उसको बेचने के खर्चे हैं, वो करके आपके पास प्रॉफिट बच रहा है या नहीं। करेक्ट। अगर वो आपके पास प्रॉफिटेबल है और आपका बिजनेस स्केलेबल है, ट्रस्ट मी, आपको इन्वेस्टमेंट बहुत आराम से मिल जाएगी। आराम से मिल जाएगी बहुत और इन्वेस्टर भी बहुत सारे हैं। बहुत इन्वेस्टर सर, इंडिया की जो इकोनॉमी है वो इस समय हेविली इन्वेस्टर ड्रिवन है। हम्म, पैसा बहुत है मार्केट में। इन्वेस्टर्स आर लुकिंग फॉर द राइट फाउंडर्स टू कम विद द राइट प्रोडक्ट। तो आप तो बोलते हो कि रेज फंड व्हेन ओनली नीडेड, यस, पर पैसे की जरूरत तो बिजनेस में हमेशा ही रहती है सर। मतलब डे 1 पे भी रहेगी, डे 5 पे भी रहेगी, डे 10 पे भी रहेगी। रेज फंड्स, फंड्स को ना दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है। वन इज फंड्स, सेकंड इज फाइनेंस। हम्म, मैं फंड्स पे जाता हूं। आज किसी फाउंडर का बिजनेस है, हम्म, फाउंडर का आप मानिए कि मंथली बर्न का मतलब है जो पैसा उसको आउट ऑफ पॉकेट देना पड़ रहा है। लेट्स उसका मंथली बर्न है 20 lakhs, ठीक है। अब अगर उसे 12 महीने धंधा चलाना है, उसे कितना चाहिए? 2.4 करोड़, 2.4 से। ठीक है। प्लस उस बिजनेस के अंदर उसे सेल्स बढ़ानी है अगर, तो ही नीड्स 3 करोड़। 3 करोड़ लगा के वो 2x से 3x धंधा बना लेगा। तो 3 करोड़ वो चाहिए, 2 करोड़ 40 लाख रुपए मेरा रन पे हो गया, 5.5 करोड़ लगभग। 5.5 करोड़ लगभग। इन्वेस्टर क्या कर फाउंडर क्या करेगा? मार्केट में जाएगा और वो 15 करोड़ रुपए रेस करने की कोशिश करेगा। लेट्स से ऑन 100 करोड़ वैल्यूएशन, 100 करोड़ की वैल्यूएशन में 15 करोड़ रुपए रेस कर रहे हो, वैल्यूएशन इज 15%, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, क्या 15 करोड़ जरूरी है तुम्हारे लिए भी? भाई जो 15 करोड़ अभी चाहिए ही नहीं, क्यों रेस कर रहे हो? तुम्हें चाहिए 5.5, तुम 5.5 रेस करो, 6 रेस करो। 6 करोड़ रेस करने के बाद अपना टॉप लाइन इंक्रीज करो। 3 करोड़ तुमने उठाया धंधा बढ़ाने के लिए, 3 करोड़ से तुम्हारा 10 करोड़ का धंधा बढ़ेगा। 10 करोड़ के धंधे में अगर आप 4 के मल्टीपल पे भी काम करते हो तो आपकी वैल्यूएशन 100 करोड़ से तो 40 करोड़ हो जाएगी। करेक्ट। तो आप अगला राउंड 140 करोड़ को उठाओ। आज आप 100 करोड़ पे 15 करोड़ उठा के 15% वैल्यूएशन कर रहे हो। व्हाट आई से, भाई 6 करोड़ उठा, 6% वैल्यूएशन कर, 9 करोड़ भी मत उठा। 9 करोड़ कब उठाइयो? जब तेरा 140 करोड़ का वैल्यूएशन हो जाएगा। जब तू 140 करोड़ पे 9% उठाएगा तो यू विल एंड अप बाई लाइक 6% डाइल्यूशन या 5.5% डाइल्यूशन, जो अभी तो 9% कर रहे थे। भाई सर, इक्विटी इज दी ओनली एसेट व्हिच अ फाउंडर हैज। हाँ। उसी को दे करके पैसा रेस कर सकते। तो आपको लगता है कि आज मतलब जीरो जीरो इन्वेस्टमेंट पे कोई भी बिजनेस शुरू कर सकता है? बिल्कुल। क्या होना चाहिए उसके पास एक ऐसा कि पैसा नहीं है बट क्या अंदर से होना चाहिए कि वो बिजनेस शुरू कर पाए? सर मैं बड़ा सिंपल कहता हूँ, या तो कोई नया प्रोडक्ट ले आओ या कोई एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को नए तरह से प्रेजेंट कर दो। इट्स एज सिंपल एज दैट। बहुत सिंपल है। हाँ, यू नीड नॉट टू डू एक्स्ट्रॉर्डिनरी थिंग्स, समटाइम्स यू डू एक्स्ट्रॉर्डिनरी थिंग्स एक्स्ट्रॉर्डिनरी वेल। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। और ऐसा नहीं है कि इंडिया में ऐसे बिजनेसेस नहीं बने। इफ यू सी द बिजनेसेस लाइक Zerodha, the businesses like Zoho, they all were bootstrapped. They have not raised any बट investments. टाइम लगता है, 15-16 साल, 20 साल। टाइम लगता है, यस। फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग होती है। अभी क्या ना, वी आर लिविंग इन द दौर ऑफ इंस्टाग्राम। 10 मिनट्स में स्टार्टअप $1 बिलियन का। बट आप देखो ना, वो कितनी जल्दी भी वो डाउनग्रेड भी होता है। ये बात भी सही है। कितनी जल्दी डाउनग्रेड भी होता है। वी हैव द एग्जांपल ऑफ दैट बायजूस, राइट?
बायजूस ने कितना जबरदस्त स्केल किया, सही। ओवरनाइट स्केलिंग कहते हैं उसे, बट वो स्केलिंग इतनी फास्ट थी कि आप कंट्रोल ही नहीं कर पाए. एंड ऑफ द डे व्हाट हैपेंड, इट कोलैप्स्ड. सो बिजनेस की जो ग्रोथ होनी चाहिए दैट शुड बी इनटू कंट्रोल्ड वे. कंट्रोल सिस्टम मतलब बहुत ज़रूरी इम्पोर्टेंट है. तो ये 10 मिनट में $1 बिलियन वैल्यूएशन और अगले 5 मिनट में जीरो, So, 15 मिनट में सब केस खत्म. हमारा जो डायनामिक्स है दैट इज चेंजिंग, बहुत तेजी से चेंज हो रहे करेक्ट. अच्छा, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट में भी आप बिलीव रखते हो ज़्यादातर? हैं. यस, क्या साइकोलॉजी है, प्लॉट, लैंड, या फिर मतलब आपको विलास में इन्वेस्ट करना चाहिए? कैसे इन्वेस्टमेंट कैसे काम करता है इसमें? सर इन्वेस्टमेंट डिपेंड करती है आपकी हॉराइजन पे और आपकी एपेटाइट कितनी है. अगर आप मुझसे पूछोगे सिंपल कि रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट कैसी होनी चाहिए, उससे पहले समझना चाहिए कि रियल एस्टेट की जर्नी क्या होती है. करेक्ट. रियल एस्टेट की जो जर्नी है दैट स्टार्ट्स फ्रॉम एग्रीकल्चर. कोई भी सोसाइटी आप बनी देखते हो आज, कोई भी कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बना हुआ देखते हैं, पीछे जाएंगे तो कभी ना कभी खेत था, एग्रीकल्चर था. एग्रीकल्चर होता है, एग्रीकल्चर के बाद कोई बिल्डर आता है, कंसोलिडेट करता है, उसको प्लॉटिंग करता है. प्लॉटिंग करने के बाद वहां होती है डेवलपमेंट, जो कि लो स्टोरी होती है. लो स्टोरी के बाद वहां जाता है हाई राइज. ठीक है, हाई राइज मतलब फ्लैट्स. ये हो गया मेरा लैंड का जर्नी. करेक्ट. अगर मैं इसको कैटेगरी वाइज बताऊं तो सबसे पहले शुरू होता है इंडस्ट्री. कभी भी कहीं पर डेवलपमेंट शुरू होगा तो सबसे पहले वहां जाएगा इंडस्ट्री डेवलपमेंट. करेक्ट. इंडस्ट्रीज के जाने के बाद वहां पहुंचता है रेसिडेंशियल. रेसिडेंशियल के बाद वहां पहुंचता है कमर्शियल, क्योंकि इंडस्ट्री से वहां लोग पहुंचेंगे रहने के लिए, लोग रहने के लिए पहुंचेंगे तो रेसिडेंशियल माल बिकेगा, लोग वहां रहने जाएंगे, बसेंगे, तो वहां पर दुकानें खुलेंगी जिनसे कपड़े, गहने, वॉचेस, शूज ये सब बिकेगा. ये दो चीजें. अब मुझे पैसा लगाना है, तो मैं इस जर्नी में जब पैसा लगाऊंगा, मैं लगाऊंगा शुरुआती स्टेज में. I'll put up money into lands and into the industry development. Why so? अगर आज मुझे लैंड लेट्स सपोज 5,000 रुपीज स्क्वायर यार्ड मिलता है, तो वो 5,000 रुपीज स्क्वायर यार्ड बढ़ करके जब तक वो फ्लैट में जाएगा तब तक फ्लैट में 25,000 रुपीज स्क्वायर यार्ड हो जाएगा. बिकॉज वो 8 या 10 बार 12 बार बिक जाता है. और 10-12 बार बिकने का मतलब है विद एवरी सेल 30 to 40% का इंक्रीमेंट जो इन्वेस्टर ले आता है. पैसेज ऑफ टाइम की बात ही नहीं कर रहे. करेक्ट. तो जो आपका प्राइस है वो मल्टीफोल्ड हो जाता है, तब तक वो फ्लैट में पहुंचता है. इंडस्ट्रियल इसलिए कि जब मैं इंडस्ट्रियल में पैसा लगाता हूँ तो सबसे ज्यादा ग्रोथ इंडस्ट्रियल को मिलेगा. इंडस्ट्री के आते ही मेरे पास रेसिडेंशियल में पैसा लगाने के लिए बचता है, उसके बाद कमर्शियल में. करेक्ट सर, करेक्ट. सो दिस शुड बी दी हायरार्की, दिस शुड बी दी प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिंग मनी. और आज इंडिया क्या कर रहा है, मेजॉरिटी ऑफ पीपल आर इन्वेस्टिंग इनटू द फ्लैट्स, जो कि इस पूरी हायरार्की में सबसे एंड में आते हैं. इफ यू सी, फ्लैट्स सबसे आखिर में है जिसका रेट ऑलरेडी एप्रिसिएटेड है, जो पहले कम से कम 20-30 बार बिक चुका है. और आप जितने भी लोगों को आप भी मिलते होंगे अपने सर्कल में, जितने लोगों के पैसे स्टक्ड हैं, करेक्ट. वो ज्यादातर फ्लैट्स में स्टक्ड है. हाँ. किसी ने पैसा लैंड में स्टक्ड नहीं होगा. करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट. अब आप जर्नी के एंड में जाके बैठोगे तो आपका पैसा फंसने में पैसा फंसे हैं. सही बात है सर. अच्छा, आप द फाउंडर्स ड्रीम में आए हैं सर, और एक सबसे बढ़िया चीज इसमें होती है कि फाउंडर्स 0 तक 1 तक पहुंच जाता है. 1 से 10 तक भी थोड़ा स्ट्रगल से पहुंच जाता है, बट 10 से 100 वाली जो जर्नी है उसका कोई साइंटिफिक प्रूवन तरीका है कि एकदम से स्किल कैसे करा जाए? सर मुझे लगता है एकदम से स्किल होना भी नहीं चाहिए और एकदम स्किल करना भी नहीं चाहिए. स्किल वुड ऑलवेज बी इनटू द फेज मैनर. करेक्ट. अदरवाइज विल एंड अप बाय लूजिंग कंट्रोल ओवर योर स्केलिंग. हम भी जो स्केलिंग देखते हैं ना वो ओवरनाइट होती है, बट दैट वाज इनटू 5 years इनटू मेकिंग. तो स्केलिंग शुड ऑलवेज बी इनटू फेज मैनर. करेक्ट, करेक्ट. दूसरा, इसको करने के लिए जो स्मार्ट फाउंडर्स है, व्हाट दे डू, दे ब्रिंग इनटू द स्ट्रेटेजिक एडवाइजर ऑन द बोर्ड. फॉर एग्जांपल, अभी मैं जानता हूँ एक फाउंडर है, वो आर इनटू
हर्बल कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स, ठीक है, दे हैव स्पेंट ऑलमोस्ट 5 years 6 years। अभी उनका जो ARR है, एनुअल रेट ऑफ रिटर्न, वो करीब 30-35 करोड़ का है। तो अभी तक D2C है, कंप्लीटली अपने आउटलेट से काम कर रहे हैं। नाउ दे वांटेड टू स्केल, राइट? तो दे ब्रिंग ऑन बोर्ड अ स्ट्रेटेजिक एडवाइजर हु अर्लियर वर्कड फॉर डाइपर्स आते हैं ना बच्चों के, फॉरवर्ड द डेट, तो उसका सारा एक्सपेंशन उन्होंने ही देखा था। दे ब्रिंग दैट गाय ऑन द बोर्ड। नाउ ही इज हेल्पिंग हिम टू मेक हिम लाइव इनटू मल्टीपल MBOs इन एंटायर इंडिया, ठीक है। उससे क्या होगा, विजिबिलिटी एकदम से मल्टी स्टोर हो जाएगी, जो कि फाउंडर खुद नहीं कर सकता था, बट दैट गाय हु इज कमिंग एज एन स्ट्रेटेजिक एडवाइजर, ही हैज दोस कनेक्शंस कि वो एकदम से विजिबिलिटी लेके आ सकता है। करेक्ट सर। So every smart founder who's looking for scale, they bring on a strategic advisor on board who helps them into scaling. ये सबसे इम्पोर्टेंट है, मतलब खुद का दिमाग लगा के ज़्यादा नहीं होता है, लोगों को आपको रखना पड़ेगा साथ में। सर दिमाग नहीं, मैं इसको चैनल बोलूँगा ना। हाँ, चैनल। दिमाग तो फाउंडर के पास होता है। It's all about channels. You may have different channels with you. I do have different sources with me. Correct. If you join hands, हाँ। of course, our strength would double down. तो आपने भी 400+ क्लाइंट के साथ में काम किया सर। सबसे ज़्यादा कॉमन सक्सेस थिंग क्या होती है सक्सेसफुल लोगों में? Persistence, yeah. एक तो मैं बताता हूँ, मोबाइल साइलेंट पे रहता है सबका। Persistence, I think, is the key. हाँ। जितने सक्सेसफुल फाउंडर्स हैं, they don't give up. They learn from their mistakes. And yes, of course, product again is the hero of any game. कोई भी गेम उठा लो आप, कोई भी सक्सेसफुल बिजनेस उठा लो, प्रोडक्ट इज द हीरो। प्रोडक्ट में दम नहीं है, कुछ नहीं चलेगा। तो मतलब कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है कि कंटेंट से स्टोरी बनाई जा सकती है सर? कंटेंट से स्टोरी बना सकते हो, पर कितना लंबा जाओगे? कंटेंट से स्टोरी बना सकते हैं, बट एंड ऑफ द डे योर प्रोडक्ट शुड बी गुड इनफ। इफ योर प्रोडक्ट इज नॉट गुड इनफ, आपकी कंटेंट स्टोरी आपको 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल का रन दे देगी, नॉट मोर देन दैट। सर धंधे में आपको स्ट्रेंथ तभी मिलेगी जब आपका रिपीट रेट अच्छा होगा। रिपीट रेट बचा है क्या सर आजकल? बहुत है सर। हाँ, बिल्कुल है। या नया नया बनता रहता है? सर न्यू एक्विजिशन भी होती रहती है एंड द रिपीट रेट साथ साथ बढ़ता रहता है। कितना होना चाहिए रिपीट रेट एक आइडियल बिजनेस के अंदर? मतलब डिपेंड्स ऑन द इंडस्ट्री। कोई भी इंडस्ट्री में, किसी भी इंडस्ट्री में अगर आपका रिपीट रेट 15 से 30% का है, इट्स अ गुड रिपीट रेट। बेयर मिनिमम इतना आपको चाहिए कि अगर आपसे 100 लोग लेके जा रहे हैं तो 30 लोग आपसे वापस माल खरीदने आ रहे हैं। ये भी मैं क्यों कह रहा हूँ, सपोजिंगली यू आर इनटू अ बिजनेस ऑफ लेट्स से शेरवानीज, ठीक है, या ब्लेजर्स। ब्लेजर का जो कस्टमर है ना, वो हर महीने या हर हफ्ते नहीं खरीदने वाला है। तो अगर 100 में से 15 आपके पास आ रहा है, तो डजंट मीन कि बाकी 85 नहीं आएंगे। वो भी आ रहे हैं, बट वो डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम पे आ रहे हैं। तो आजकल मतलब कंपनी स्ट्रक्चर हो गया, कंप्लायंसेस हो गया, वैल्यूएशन हो गया, इन तीनों में सबसे ज्यादा फाउंडर कहाँ पे कंफ्यूज होते हैं? स्ट्रक्चर कैसे डिफाइन करते हैं सर कंपनी का स्ट्रक्चर? अगर एक फाउंडर देख रहा है इस चीज को, तो वो कंपनी का स्ट्रक्चर वो कैसे देखेगा? सब पहला जो सवाल हमारे पास आता है कि कंपनी जब फॉर्मेशन की जाए तो वो किस तरीके से की जाए, वेदर इट शुड बी अ प्राइवेट लिमिटेड LLP और इन अदर फॉर्मेट। बड़ा क्लियर सिंपल आंसर है, अगर आप फाउंडर हैं, आप फंड रेज करना चाहते हैं, इट शुड बी अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। करेक्ट। दैट इज वन थिंग विच इज वेरी क्लियर। दूसरा जो सबसे टफ सवाल आता है, शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या रखें, ESOP पूल कितना रखें, डायरेक्टर्स कितने रखने चाहिए, कैसे रखने चाहिए, और जो क्लॉजेज मेमोरेंडम में बनते हैं डलते हैं उनको कैसे सेटिंग किया जाना चाहिए। फॉर एग्जांपल डायरेक्टर्स पे अगर मैं आऊँ, ज़्यादातर स्टार्टअप्स 2 फाउंडर से शुरू होते हैं, और मैंने कई सारे स्टार्टअप देखे हैं जो 6 महीने 8 महीने 1 साल बाद बंद हो जाते हैं। फिर तो नॉट बिकॉज ऑफ द प्रोडक्ट, नॉट बिकॉज ऑफ द फंडिंग, नॉट बिकॉज ऑफ द ट्रैक्शन, बिकॉज ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द फाउंडर्स। अब अगर आपने और मैंने मिलकर कोई धंधा शुरू किया, कोई स्टार्टअप शुरू करा, हमने 6 महीने बहुत अच्छा चलाया, हमने उसमें 2 करोड़ 3 करोड़ 4 करोड़ रुपया रेज भी कर लिया एज अ सीड मनी, आपके मेरे बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो गया। अब दोनों में से बिजनेस एक ही बंदा चलाएगा, ना मैं आपको चलाने दूंगा ना आप मुझे चलाने दोगे। एंड ऑफ द डे व्हाट विल हैपन? खत्म, कोलैप्स। व्हाट वी सजेस्ट कि भाई 3 फाउंडर आ जाओ, कल को झगड़ा भी होगा तो एटलीस्ट आप मेजॉरिटी में डिसाइड करके, एक बार हो जाएगा
दो लोग कम से कम बिजनेस चला पाओगे। अपने झगड़े में तुम धंधे को क्यों हैम्पर कर रहे हो? सही बात है। प्रोडक्ट अच्छा है, इन्वेस्टर को पसंद आ रहा है, मार्केट को पसंद आ रहा है, चलने दो। एक साल तुमने पैसा लगा दिया, अपना टाइम लगा दिया है, उसी को कोलैप्स करो। बट यही तो नहीं समझते सर, ये तो सदियों से चली आ रही है परंपरा। सो केस स्टडी बताओ तो समझ में आती है। आ रही है आजकल, लोग समझ रहे हैं क्या इस चीज को? बिल्कुल। हम्म। जब लोगों से मैं बात अगर- करता हूँ, उनको एडवाइस करता हूँ कि यार यू ब्रिंग इन मोर डायरेक्टर्स ऑन द बोर्ड, तो दे अंडरस्टैंड दिस कि ठीक है, इट इज टेकिंग इट। समटाइम्स जैसे कि हमारा बॉन्ड बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं होता है। ओल्ड फ्रेंड्स, ठीक है यार, टाइम के साथ पता लगे। ये सब टाइम के साथ बदल जाती है चीजें। जब तक पैसा नहीं आ रहा होता, हाँ। दोस्त होते हैं, एंड मनी स्टार्ट्स फ्लोइंग इनटू। हम्म। थोड़ा आजकल ये भी है ना कि लाइमलाइट में आते ही फिर वो दिमाग आउट हो जाता है, एब्सोल्युटली राइट सर। तो फिर वो लेटर ऑन समझ में आता है, बट आता जरूर है। हाँ। ऐसे किताबों से तो सब सीखते हैं सर, बट आप तो बहुत ट्रैवल करते हैं। सो ट्रैवलिंग में आपने ऐसे क्या लर्निंग ली है जो आज आप फाउंडर्स ड्रीम में आके दे सकते हैं, जो कहीं बताई नहीं हो आपने, आपके मन में हो? ट्रैवल में भी क्या होता है, आप बहुत ट्रैवल करते हो, दिन में रात को 4-4 घंटे सोते हो, 20 घंटे ट्रैवल करते हो, थके हुए होते हो। करेक्ट करेक्ट। धंधा भी ऐसे ही करना चाहिए। हाँ हाँ। फुल घूम एकदम खतरनाक तरीके से। यार जब मैं ट्रैवल ऐसे ही कर सकता हूँ, धंधा क्यों नहीं कर सकता? हम्म। तभी तो ये बना है ना, वर्क हार्ड पार्टी हार्डर। हाँ हाँ हाँ। तुम पार्टी हार्डर कर रहे हो, पर धंधा हार्ड नहीं कर रहे हो। तो दैट गिव्स अ मोटिवेशन कि भाई जैसे तो ट्रैवल कर रहा है ना, सेम वे यू शुड वर्क। वहां जाके सोते तो नहीं हो दिन में, जाओगे बाहर, जाओगे पूरे दिन घूमोगे। पूरे दिन घूमते हैं। ये नहीं बोलते कि होटल में सोने थोड़ी आए क्या। यही होता है, सुबह आप 7 बजे शुरू करते हो, रात को 12-1 बजे तक, आप 2 बजे तक घूम रहे हो, तो सिर्फ मस्ती कर रहे हो। तो सेम यार। सही बात। सो आई गेस जो वर्क हार्ड पार्टी हार्डर वाला जो एक प्रोवर्ब है, वो इम्बाइब होता है बिकॉज ऑफ द ट्रैवल। बहुत बढ़िया सर। ये तो मतलब ये आपने 100% की बात कर दी है। मतलब ऐसा ही होता है, मतलब मैंने भी बहुत लोगों को देखा है कि घूमेंगे फिरेंगे एकदम ऐसे तरीके से, पर बिजनेस करेंगे नहीं यार, ठीक है ना, चलो कर लेते हैं, हो गया, कर लेते तबीयत हैं। खराब है, छुट्टी कर ली, पैर में दर्द है, सर में दर्द है। इवन बिजनेस के लिए ही नहीं, ये तो चलो एम्प्लॉयज के लिए भी है, या फिर कोई कुछ भी काम भी कर रहा है तब के लिए भी है। तो अगर आप वैसे ही काम करोगे तो शायद एलिवेट जल्दी कर पाओगे। बिल्कुल। वो कहते हैं देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस, द ओनली वे इज टू रन फास्टर। करेक्ट। एज सिंपल एज दैट। हाँ। अच्छा सर, इस पॉडकास्ट के कुछ आखिरी सवाल है। सबसे इम्पोर्टेंट है स्ट्रेस मैनेजमेंट और क्लैरिटी, तो इन दोनों को कैसे मेंटेन करें? क्योंकि सबसे ज्यादा प्रेशर होता है, रेवेन्यू लाओ, धंधा लाओ, नहीं होगा तो फिर कुछ नहीं होगा, वो एकदम स्ट्रेस चढ़ जाता है दिमाग में। सर अगेन ये जो स्ट्रेस आता है ना, ये स्ट्रेस आता है आप जब ज्यादा फंडिंग ले लेते हो, या आप गलत प्रोडक्ट लॉन्च करके उसको स्केल कर देते हो। ज्यादा धंधा लाओ, ज्यादा धंधा लाओ, स्ट्रेस क्यों आएगा? 2 वजह से। पहला, मेरी कंपनी में या तो प्रॉफिट्स इतने नहीं है कि मैं अपने खर्चे मीट कर पाऊँ। अगर मेरी कंपनी में इतने प्रॉफिट्स हैं कि मेरे सारे खर्चे मीट हो रहे हैं, तो मुझे ना धंधा लाने का स्ट्रेस नहीं हो सकता। एब्सोल्युटली। दैट कैन बी माई टारगेट, पर स्ट्रेस नहीं हो सकता। दूसरा, ये कब होगा सीज, जब मैंने इन्वेस्टर से बहुत सारा पैसा उठा लिया, अकाउंट में पड़ा है, मैं यूटिलाइज नहीं कर पा रहा, तो मुझे स्ट्रेस होगा, यार इन्वेस्टर ने डंडा कर रखा है मेरे में, तो धंधा लेके आ। तीसरा वो सिनेरियो नहीं है। अब पहले सिनेरियो में अगर मेरे पास सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं है, खर्चे ज्यादा हैं, तो प्रॉब्लम लाइज इनटू माय बिजनेस मॉडल बॉस। वो जाके ठीक कर, कॉस्टिंग कम कर, या प्रोडक्ट चेंज कर, तो धंधा और ले आएगा और स्ट्रेस पालेगा। क्यों? खर्चे बढ़ते रहेंगे, रिवेन्यू प्रोपोर्शनेटली कम बढ़ेगा। वो ठीक कर। आपको भी ये सब चैलेंजेस हुए होंगे ना आपकी लाइफ में, एक बार जब आप बिजनेस कर रहे होगे, जब चीजें कर रहे हो? इससे लर्निंग आती है, बिकॉज इनिशियली यस, जब हमने भी शुरू करा तो वी लर्न कि कौन से प्रोडक्ट्स के साथ हमें कंटिन्यू करना है, कौन से प्रोडक्ट्स ड्रॉप करने हैं, कौन सी सर्विसेज का कंटिन्यू करना है, कौन सा ड्रॉप करना है। हमने शुरू से मंत्रा रखा कि एवरी सर्विस वी शुड इवेल्युएट जीपी कि कितना प्रॉफिट आ रहा है। जो हाई जीपी वाले हैं वो हमने कंटिन्यू करे, जो लो जीपी वाले वो ड्रॉप करते चले। सेम विद द क्लाइंटेल। करेक्ट। जो क्लाइंट हमें अच्छा जीपी दे रहा है कंटिन्यू करते गए, जो लो जीपी दे रहे हैं उसे ड्रॉप करते गए। लो जीपी ड्रॉप करने से फायदा होता है, मेरी बैंडविड्थ बढ़ जाती है, जो मैं यूटिलाइज करता हूँ हाई जीपी वाले क्लाइंट्स के साथ। करेक्ट। और सर मतलब है ना, पहले तो लर्निंग हो मतलब बुक से लेते थे, इतने सोर्स नहीं थे लर्निंग के, पर आज तो पॉडकास्ट एक मीडियम बन गया है, तो लर्न फास्ट फेल फास्ट, ये कॉन्सेप्ट सही है? या फिर धीरे धीरे ही करते रहो और खुद की ओन लर्निंग लेते रहो, और जैसा चल रहा है वैसा चलता रहेगा, और सीखते सीखते आप कर लोगे?
नहीं सर, चीजें चेंज हुई है? बिल्कुल चेंज हुई है। आपको खुद करके सीखने की जरूरत नहीं है। एज आई मेंशन, यू ब्रिंग ऑन स्ट्रेटेजिक एडवाइजर ऑन द बोर्ड। द आइडिया बिहाइंड इज कि भाई खुद गलती करके मत सीख, बेटर जिस बंदे ने किया वो उसे लिया। आई रेड अ बुक हु नॉट हाउ, राइट, दैट स्टेट्स कि भाई ये मत सोच कि कैसे करना है, ये देखिए कौन करेगा, ब्रिंग विद यू। करेक्ट। तो आज जो बिजनेस भी है, दैट इज ऑल अबाउट द टीम। अगर आप अकेले सब कुछ करना चाहते हो तो ट्रस्ट में नहीं होगा। यू ब्रिंग इन द पीपल हु हैव डिलीवर्ड दैट व्हिच यू वांट टू डिलीवर, करेक्ट। ब्रिंग देम ऑन बोर्ड एंड योर जॉब इज डन। जिसने पहले ही खड्डा खोदा है वो इजीली खड्डा खोद पाएगा, जिसने आप पहली बार खोदोगे तो आपको थोड़ा टफ लगेगा, बहुत टफ, पहली बार में आप थक जाओगे आप। आपका लर्निंग कभी बिल्ड नहीं होगा। हाँ, दूसरा जो बंदा ऑलरेडी कर चुका है। करेक्ट, एब्सोल्युटली। तो प्रशांत सर एक बात बताइए कि 21-ईयर-ओल्ड वर्जन को, अपने आप को क्या सलाह देते अगर आप एज ए मेंटर ले रहे होते? मुझे ये लगता है कि अगर मैं अपने ही वर्जन को सलाह देता तो सिर्फ इतनी सलाह देता, आज जैसे हम एक प्लेटफॉर्म लेके आ रहे हैं कॉल्ड फाउंडर्स मित्रा, राइट, वी आर ब्रिंगिंग ऑल दो सर्विस वन अम्ब्रेला। वो आई गेस मैंने 21-ईयर-ओल्ड को एडवाइस किया होता कि तभी स्टार्ट कर दे। तो दैट वाज दी एडवाइस जो दी होती उस वक्त पे। तो इससे लर्निंग ये है कि जब मौका पड़े तब अपना हथौड़ा मारो, स्टार्ट करो, नहीं तो बाद में ये लगेगा कि यार मैं पहले ही कर लेता। करेक्ट। और ये बात बहुत सच है। आज आपने पूछा 21-ईयर-ओल्ड, आई एम 38 नाउ। मैं जो 60 का होऊंगा तब आप दोबारा मिलेंगे, आपको छोड़ 40 वालों को क्या एडवाइस देनी है। तो वो क्लैरिटी है कि आज जो करना है कर लो। कर लो। 60 ईयर पे जाके दे शुडंट बी एनी रिग्रेट कि 40 पे ही कर सकते हैं। सफलता किसी का इंतजार नहीं कर सकती। फर्स्ट मूवर एडवांटेज, हाँ, बी द फर्स्ट मूवर इन एनीथिंग। करेक्ट सर। मैंने एक बुक लिखी है, बुक का नाम है वाई ऑल बिलियनियर आर स्पिरिचुअल। तो 50 की एज तक आते आते ये पता लग जाता है कि आप जो कर रहे थे ना वो आप नहीं कर रहे थे, वो आपसे करवाया जा रहा था। आप पढ़िएगा और मुझसे। दैट्स ट्रू। थैंक यू सो मच प्रशांत सर फॉर कमिंग इन द शो, बिकॉज एंटरप्रेन्योर पे बात करेंगे तो इतनी बातें हैं कि खत्म ही नहीं हो सकती, एंडलेस बातें हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग हियर। बहुत बढ़िया। थैंक यू।